विश्व की एक सबसे मजबूत नेता जो पूरे देश का संचालन अपने हिसाब से कर रही थी। मैं बात कर रहा हूं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की और 1977 के चुनाव की, जो आजाद भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 1977 का आम चुनाव इंदिरा गांधी सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ था, जिसने सरकार तो गिराई ही, साथ ही संसद का रास्ता इंदिरा गांधी के लिए बंद कर दिया। उनकी सांसदी भी चली गई थी। यहाँ से राजनीतिक यातनाओं का दौर शुरू होता है, कमीशंस की पूछताछ शुरू होती है और एक ऐसा भी वक्त आता है जब इंदिरा राजनीति से संन्यास लेने का मन पूरी तरह बना चुकी होती हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि इस मार्च 1977 की दरमियानी रात, जिसने राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े कमबैक में से एक की कहानी लिखी। क्या हुआ जिसने कमजोर पड़ चुकी इंदिरा को फिर से बल दिया और एक बार फिर वो संसद ही नहीं पहुंची बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आह्वान भी किया। कहानी इंदिरा गांधी की बदहाली से वापसी तक की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। तारीख थी 20 मार्च 1977। आपातकाल का दौर था और देश में आम चुनाव खत्म हो चुके थे। इंदिरा गांधी को भी अंदेशा लग चुका था कि वो इस बार चुनाव हारने जा रही हैं। एक रोज इंदिरा के पर्सनल असिस्टेंट R.K. धवन दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं और धीमी आवाज में उन्हें इत्तिला करते हैं, मैडम आप रायबरेली हार चुकी हैं। देर रात का वक्त था। इंदिरा गांधी सफदरजंग रोड पर स्थित अपने घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती हैं। उस मीटिंग का एजेंडा इस नतीजे पर पहुंचना था कि देश से आपातकाल को हटाया जाना चाहिए या नहीं। बैठक में मौजूद अधिकतर कैबिनेट मंत्री आपातकाल को हटाए जाने के पक्ष में दिखे। उनको डर था कि जनता पार्टी की सरकार आपातकाल का प्रयोग उनके खिलाफ कर सकती है। अगले दिन 21 मार्च 1977 को एक सरकारी ऐलान किया गया और इमरजेंसी हटा ली गई। मार्च का महीना था, लेकिन जनवरी में ही चुनाव जीतने का खेल बनाया जा चुका था, जब इंदिरा गांधी ने आम चुनावों की घोषणा करके लोगों को चौंका दिया था। आपातकाल के 19 महीने बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा ने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया था, जबकि लोकसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला था। विपक्ष से लेकर पत्रकार तक इंदिरा गांधी के इस फैसले से अचंभित थे। 1977 के आम चुनावों के परिणामों ने इंदिरा को कमजोर कर दिया था। आम चुनाव की हार के बाद अपने फैमिली फ्रेंड कपिल मोहन और अनिल बाली से बात करते हुए वे कहती हैं, हिमाचल में कहीं एक छोटी सी कुटिया ले लूंगी और अपनी यादें लिखूंगी। मेरा खर्चा ही क्या है, आई कैन लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। निराश हो चुकी इंदिरा के मन में डर किस तरह से हावी हो चुका था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इंदिरा, जो अपने खास और विदेशी मेहमानों को निजी ऑफिस में मिलती थीं, वो अब मेहमानों से बगीचे में ही मिलने लगी थीं। उन्हें शक था कि जनता पार्टी सरकार उन पर नजर रख रही है। उनके घर में जासूसी उपकरण लगा दिया गया है। ओल्ड मॉन्क रम के लिए फेमस मोहन मीकन, शराब निर्माण कंपनी के मालिक कपिल मोहन और अनिल बाली एक सुबह जब इंदिरा से मिलने पहुंचे तो इंदिरा का रवैया देखकर हैरान रह गए। इंदिरा का डर काफ़ी हद तक जायज़ भी था, क्योंकि उन्हें CIA द्वारा इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर सादात के आवास को बग करने की खबर मिल चुकी थी। खैर, 2 हफ्ते पहले तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया, जिस इंदिरा गांधी को विपक्ष के नेता दुर्गा कहने लगे थे, उन इंदिरा गांधी के लिए 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार एक बड़ा आघात थी। इस पर अपनी सीट भी हार जाना उनके लिए नीम चढ़े करेला जैसा था। कुछ ही दिन पहले तक तानाशाह के रूप में इंदिरा गांधी बेहद डरावनी दिख रही थीं। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाले जाने के लिए इंदिरा संग संजय गांधी एक लिस्ट तैयार कर रहे थे। पत्रकारिता पर नकेल कसी जा रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, और वक्त एक सा रहा भी नहीं। 11 सालों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद इंदिरा गांधी को पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस इस्तीफे के साथ सबसे दुखद पहलू ये था कि आम लोगों के मन में इंदिरा के खिलाफ नफरत और उपेक्षा का भाव था। इंदिरा गांधी अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रही थी। संजय गांधी को आम चुनाव की हार का विलन माना जा रहा था। चारों तरफ चर्चाएं होने लगीं कि बछड़े ने गाय को डुबो दिया। उस वक्त
कांग्रेस पार्टी का सिंबल गाय और बछड़ा हुआ करते थे। इंदिरा के मन में संजय गांधी और परिवार की सुरक्षा को लेकर खूब आशंकाएं थीं। जून 1977 में उन्होंने संजय गांधी को कपिल मोहन के सोलन वाले गेस्ट हाउस में भेज दिया। 21 साल के अनिल बाली को भी उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ भेजा गया। नीरजा अपनी किताब में लिखती हैं, सोलन का मौसम अच्छा होता है। कभी कभी संजय घूमने निकल जाते थे, लेकिन बाली इससे काफ़ी चिंतित थे। बाली ने उन्हें एक मंकी कैप ला कर दी, जिससे लोग उन्हें पहचान न सकें। आखिर में संजय सोलन में रहने से परेशान होने लगे। सोलन पहुंचने के 16 दिन बाद उन्होंने दिल्ली वापस जाने का निर्णय लिया। वो अपनी कार में वापस जा रहे थे और बाली उनके पीछे दूसरी गाड़ी में थे। कालका में संजय की कार खराब हो जाती है। उन्होंने बाहर आकर देखने की कोशिश की कि क्या मसला है। लोग वहां इकट्ठे होने लगते हैं। वहां के लोगों ने संजय को तुरंत पहचान लिया था और लोग गुस्से में थे, संजय को मारने के लिए आतुर हो रहे थे। उस वक्त लोगों के मन में संजय के प्रति नफरत काफी गहरी थी। अनिल बाली ने उन्हें तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। इंदिरा को चिंता केवल संजय की नहीं बल्कि पूरे परिवार की थी। जिस समय उन्होंने संजय गांधी को सोलन जाने को कहा, उसी वक्त अपने बड़े बेटे राजीव और बहू सोनिया को भी कुछ दिन अपने दोस्तों के पास जाकर रहने को कहा था। राजीव और सोनिया गांधी ने अपने सोते हुए बच्चों राहुल और प्रियंका को उठाया और वहां से निकल पड़े। नीरजा लिखती हैं कि हार के कुछ दिन बाद इंदिरा ने राजीव को मुंबई एक प्राइवेट प्लेन हायर करने के लिए भेजा। वो चाहती थी कि उनका परिवार भारत से बाहर चला जाए। लेकिन जब राजीव मुंबई में थे तो आईबी के जॉइंट डायरेक्टर वी नागरकर को उनके वहां होने की खबर मिल जाती है। नागरकर ने तुरंत इसकी जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दे दी। मोरारजी देसाई द्वारा इसकी सूचना जयप्रकाश नारायण को दे दी जाती है। इसके बाद दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को अच्छे से संभालने का फैसला लिया। सरकार एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ बुरा बर्ताव किए जाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। हालांकि डर दोनों तरफ था। जिस तरह इंदिरा संजय की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं, उसी तरह जनता पार्टी के नेताओं को भी डर था कि मौका मिलते ही इंदिरा गांधी उनकी सरकार गिरा न दें। लेकिन सरकार में जनता पार्टी थी तो पलड़ा भी उन्हीं का भारी था। अब सिलसिला वो शुरू होने वाला था जब इंदिरा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर जांच शुरू की जानी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते थे। 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। हर तरह की पॉलिटिकल दुश्मनी के बावजूद और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के मनमाने और तानाशाही फैसले के बावजूद भी मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने के हक में नहीं थे। लेकिन उस वक्त के उप प्रधानमंत्री चरण सिंह इंदिरा गांधी पर न्यूरेमबर्ग जैसी कार्रवाई चाहते थे। न्यूरेमबर्ग याचिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसमें मुख्य रूप से नाजी अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध और नरसंहार के अपराध के लिए मुकदमे चलाए गए थे। ये मुकदमे 1945 से 1949 के बीच जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में हुए थे। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को उनके परिवार की सुरक्षा का वादा किया, पर उसका मतलब ये नहीं था कि आपातकाल के दौरान संजय के अपराधों के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा। अप्रैल 1977 तक जनता सरकार ने इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कुछ और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 8 जांच समितियां बनाईं। न्यायमूर्ति HR खन्ना को संजय द्वारा मारुति कंपनी में संसाधनों का गलत इस्तेमाल की जांच करनी थी। संजय गांधी के करीबी और हरियाणा के CM बंसी लाल द्वारा चिर परिचित दबंगई अंदाज में दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर 445 एकड़ जमीन का अधिग्रहण और जबरन 3 गांवों महालड़ा, ढूंढेरा और खेतरपुर के निवासियों को 10-10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ भुगतान देकर गांव से बेदखल कर दिया जाना जांच के घेरे में था। इसके अलावा इसी अधिग्रहण में जांच उस नियम के तहत भी होनी थी जिसके हिसाब से किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के 1000 मीटर के दायरे में कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, जबकि ये फैक्ट्री सेना के गोला बारूद डंप के ठीक बगल में थी। बाद में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री BC शुक्ला ने उस गोला बारूद डंप को उस स्थान से कहीं और भेज दिया। इन सब चीजों के चलते बंसीलाल को इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने हर ज्यादती के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिन्हें संजय गांधी की नजदीकी के चलते देश का रक्षा मंत्री बनाया गया था। एक अन्य समिति को इमरजेंसी के दौरान JP के साथ कैसे बुरा व्यवहार किया गया था,
जिसने उनकी किडनी को नुकसान पहुंचाया, इसकी जांच करनी थी। सरकार ने 1967 में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की मृत्यु की भी जांच की। इसके ऊपर सबसे बड़ी जांच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह कर रहे थे। वे आपातकाल के समय सबसे बड़े राजनीतिक अधिकारी द्वारा किए गए अतिक्रमण, दुराचार और अधिकार के दुरुपयोग की जांच कर रहे थे। 2 बार बुलाने के बावजूद इंदिरा गांधी ने इसका सामना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल रिवेंज माना। अंत में जनवरी 1978 में जब उन्होंने कमीशन का सामना किया तो उन्होंने कहा कि ये सब मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी थी और उन्हें इसके अत्याचारों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जांच तो खूब हुई, लेकिन मुकदमेबाजी की अव्यवस्थित, अति जटिल और राजनीति से प्रेरित प्रक्रिया के कारण जांचें असफल साबित हुईं। हालांकि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और इंदिरा गांधी और संजय गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस अधिकांश मामलों के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रही और केवल कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को किसी भी दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराया गया। उधर सोलन में अपना एकांत समय बिता रहे संजय अपनी मां की वापसी की योजना बना रहे थे। आपातकाल के समय वे अपनी मां के सबसे करीबी सलाहकार थे। कमलनाथ, जो उस वक्त संजय और इंदिरा गांधी के करीबी थे, कहते हैं अगर जनता पार्टी ने संजय को अकेला छोड़ दिया होता तो शायद इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाता। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, जनता पार्टी ने संजय के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए इंदिरा गांधी ने फिर से संघर्ष करने का फैसला किया। इससे उनका मनोबल बढ़ने लगा। इससे पहले रिटायरमेंट के बारे में सोच रही थी, लेकिन जैसे ही जनता पार्टी में संजय के खिलाफ कार्यवाही की और वे आक्रामक होती चली गईं। पहले उन्होंने हरिद्वार में अपनी आध्यात्मिक गुरु श्री मां आनंदमयी से मुलाकात की और जून 1977 में राज्य चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने खुद को चुनाव प्रचार में झोंक दिया। उनकी पार्टी के साथियों को उनकी ऊर्जा देखकर काफी हैरानी हुई। इसी दौरान कपिल मोहन ने उनका पूरा सहयोग दिया। उनकी पहचान शराब निर्माता के तौर पर कम, बल्कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के पतन में उनकी मुख्य भूमिका के कारण ज्यादा थी। नीरजा चौधरी अपनी किताब में लिखती हैं कि कपिल मोहन ने राजनारायण और संजय गांधी द्वारा सरकार को गिराए जाने के लिए की गई प्लानिंग में पूरा सहयोग दिया। राजनारायण, जो जनता पार्टी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे, मोहन आवास में अक्सर आने वाले मेहमानों में से एक थे। नीरजा लिखती हैं कि राजनारायण को मोरारजी देसाई की सरकार की कमजोर कड़ी के तौर पर चुना गया। इधर राजनारायण ने जनता पार्टी में डुअल मेंबरशिप का मुद्दा उठा दिया। राजनारायण ने मांग की कि जनसंघ के सदस्यों को आरएसएस से अलग हो जाना चाहिए। जनता पार्टी की नाव हिलने लगी और इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को बाहरी समर्थन का वादा करते हुए प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दे दिया। चरण सिंह ने सत्ता संभाल भी ली, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल सका। चरण सिंह सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या जमा नहीं कर सके और सरकार नहीं बना सके। इस तरह चरण सिंह की सरकार भी गिर गई। दोबारा चुनाव कराए गए और कांग्रेस एक बार फिर जीतने में कामयाब हो गई। इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी पर पूरी डिटेल्ड वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।